नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट में आज पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो यहाँ पर जानवर दिए गए हैं: जीव, छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और आप लोग साथियों अपना जो है आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। आंसर देने से पता चलेगा कि आप लोग जो है कितना तैयारी आप लोगों की हो रही है, कितना आप लोगों की तैयारी पहले से है, या फिर कितने प्रश्नों को आप लोग सही सही जानते हैं। तो साथियों, इस प्रश्न के बारे में देखेंगे तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ। जो छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप है, ये जो चारों जीव यहाँ पर जानवर दिए गए हैं, ये सभी जो है अंडे देते हैं। छिपकली को देख लीजिए, गौरैया को देख लीजिए, कछुआ भी देख लीजिए और सांप। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए प्रश्न को, और ऑप्शन को भी ध्यान से देखिए, यानी ऑप्शन ए सही होगा। जहरीले की बात की जा रही है तो इसमें गौरैया, यहाँ पर कछुआ, ये सभी जहरीले नहीं होते हैं, यानी इसके बारे में ये गलत है। ये भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। तो मान लीजिए जो गौरैया है, छिपकली है, दोनों जल में नहीं रह सकते हैं। कछुआ रह सकता है, कुछ सांप भी पानी में रहते हैं, इनके शरीर पर शरीर जो है सल्क से ढके होते हैं। तो इसमें केवल ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जूनियर के भी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके पहले और भी हिंदी और ईवीएस और जो सीडीपी है उनके प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, आप लोग जाकर एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों, ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल अभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। साथियों, इस प्रश्न का जो है सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ। यह पता करते कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। तो सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? ये प्रश्न साथियों देखेंगे, ये प्रश्न सीटेट का पूछा गया प्रश्न है, सीटेट के परीक्षा में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों केरल। ऑप्शन थर्ड यानी सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर साथियों देखेंगे, और इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और साथियों, अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने साथियों और मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो यहाँ पर साथियों देखेंगे किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर डी, यानी तंबाकू का ज्ञान नहीं था। जौ, गेहूं और चावल इसका ज्ञान था। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कुछ जानवर रात को जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। तो ऐसे जानवर जो रातों को जागते हैं वह जो है चीज़ों को किस रंग में देखते हैं? तो काले और सफ़ेद रंगों में देखते हैं साथियों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं के वर्गीकरण को
के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाणुओं के अध्ययन को साथियों कहा जाता है टैक्सोनॉमी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यहाँ पर देखेंगे जो टैक्सोनॉमी है, यह जो है इसका वर्गीकरण अध्ययन बारीकी कहलाता है, बारीकी। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। तो साथियों आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूब वेल्स पाई जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक संख्या में ट्यूब वेल्स कहाँ पाई जाती है? तो साथियों यह पाई जाती है भारत में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारत में जो है 64.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है सिंचित है। इसमें जो है आपका जो आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन ए के साथ जाएगा। तो ये ट्यूबवेल्स की बात की जा रही है और जो इसमें से देखेंगे 45% जो है ट्यूबवेल द्वारा, 32% नहरों द्वारा और 19% कुओं द्वारा और 7% जो है अन्य साधनों द्वारा सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्चा की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन में पूछा गया है नहीं है, इसलिए साथियों इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना। नकारात्मक प्रश्न है ऑप्शन बी, उसी प्रकार से हम लोग आंसर लगाएंगे। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता का स्थान दिया गया है। तो किस लिए दिया गया है साथियों? इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर। सोनम प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि रिया चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क उद्दोलन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह किसके विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की भिन्नताओं को के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है। साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। अगला प्रश्न है डिस्लेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या के साथ संबंधित है? तो डिस्लेक्सिया है जो साथियों यह मुख्यतः पढ़ने की समस्या से संबंधित है। यह एक प्रकार का शारीरिक अक्षमता है। तो इसका जो साथियों राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा, पढ़ने संबंधी जो क्षमता है। इसमें बालक जो है, इससे जो ग्रसित बालक होता है वह सा को वाज पढ़ता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है उच्च सांद्रता के क्षेत्र में उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचालन को क्या कहते हैं? तो इसको साथियों क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सक्रिय आवागमन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। रेखा की माँ रिक्त स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है, यानी वह पानी किस लिए डालती है? तो साथियों वह हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए फिटकरी डालती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा और ये प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखलाओं की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? तो साथियों ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे और इस साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन किए कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं।
इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन ए के साथ, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, दत्तकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दत्तकारी बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। सी के साथ आंसर जाएगा इस प्रश्न का। साथियों चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो मानचित्र पढ़ने के लिए साथियों उसमें आवश्यक कौशल शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करती है? तो साथियों जो अभिप्रेरणा है यह छोटे शिक्षार्थियों में सीखने के लिए रुचि पैदा करती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्र पद्धति होना चाहिए। तो साथियों यह शिक्षा पद्धति होना चाहिए भागीदारिता परक एवं चर्चा उन्मुखी। केवल वाले ऑप्शन निगेटिव है, पहले इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध के कई किलोमीटर दूर से कर लेता है। तो साथियों कौन कर लेता है? तो यह मधुमक्खी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है। वयस्कों में इनका निर्माण किस में होता है? तो साथियों यहाँ पर आरबीसी की बात की जा रही है, रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं। यह वयस्कों में इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन डी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संक्रमण के दौरान रिक्त स्थान की संख्या में वृद्धि होती है। तो संक्रमण के दौरान किस में वृद्धि होती है साथियों? यह जो है वृद्धि होती है ल्यूकोसाइट में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सुनामी का कारण है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। सुनामी का साथियों जो कारण है वह है समुद्र तल में भूकंप। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। साथियों एक बार और कहना चाहेंगे, अगर वीडियो आपने शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो आप सभी के मित्रों और साथियों तक पहुंच सके। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। तो साथियों कार्बन डेटिंग जो विधि है यह किसमें प्रयुक्त की जाती है? वस्तु की उम्र ज्ञात करने में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा, कार्बन डेटिंग विधि। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो साथियों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। साथियों आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? यमुना एक्सप्रेसवे साथियों यह किसके बीच है? तो आगरा ग्रेटर और नोएडा के बीच है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो साथियों उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी वीडियो में पूरे अंत तक बने होंगे। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।